नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। IMA बंद कर सभी मेडिकल स्टाफ ने दिया धरना। ब्लड बैंक 2 घंटे बंद होने से ब्लड व प्लेटलेट्स के लिए लोग हुए परेशान। सुविधा साड़ी सेंटर में चोरी करने वाले एक अभियुक्त को सिगरा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। PhD प्रवेश के लिए जारी नई नियमावली के विरोध में धरनारत BHU के छात्रों ने कुलपति सहित परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक का फूका पुतला। और प्रणाम वंदे मातरम समिति ने शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती पर किया नमन। और अब खबरें विस्तार से। अनंत चतुर्दशी पर महिलाओं ने सुख समृद्धि की कामना के साथ विशेष पूजन अर्चन किया। अनंत चतुर्दशी पर्व पर महिलाओं ने परिवार व पुत्र की सुख समृद्धि की कामना के साथ विशेष पूजन अर्चन किया। लक्ष्मी कुंड स्थित पोखरे पर सुबह से ही भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कथा के साथ महिलाओं ने अनेकों फल मिष्ठान चढ़ाकर आरती कर मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु से सुख समृद्धि की कामना की। पूनम तिवारी ने बताया कि इस पूजन से परिवार में खुशहाली बनी रहती है। आज ये पूजन कर अनंत घरों में ले जाकर बांधने की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस दिन न सिर्फ 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन होता है, बल्कि विष्णु भगवान की पूजा भी की जाती है। पौराणिक कथा के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रक्षा करने के लिए 14 रूप धारण किए थे, इसलिए ये पर्व खास माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही 14 गांठ वाला सूत्र कलाई पर बांधा जाता है। किस तरह का ये पूजा आप करा रही हैं आज ये अनंत चतुर्दशी का पूजा है और यहाँ मतलब कि जो जिनको अपने बाल बच्चे परिवार को संपत्ति चाहिए, मतलब कि इस पूजे का मतलब ये है कि अपने घर में धन धान्य हर चीज़ मतलब भर जाता है। जैसे पहले के राजाओं का राजवाड़ था, उस तरह से इस व्रत से संपत्ति मिलती है। इसीलिए अनंत चतुर्थी कहा जाता है। इसीलिए इनको अनंत का मतलब ही हो गया आनंद, यानी अनंत अपार आनंद, तो इसीलिए इसको सब व्रत करते हैं। किस तरह से करती है पूजा, क्या इसका नियम यही है कि मतलब अनंत भगवान जो है मतलब विष्णु भगवान मतलब शेष नाग रूपी जो रहते हैं इनको, तो उनके लोग अपना लाते हैं। ये सब देख लीजिए, इधर सब लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी माँ के साथ अनंत भगवान की पूजा करते हैं और 16 दिन व्रत रहते हैं। उसके बीच में ये अनंत जी का व्रत आता है तो उसको भी रहती है। और फिर यही मीठा और केला, इसके बाद मालपुए, मतलब जितने भी मीठा आप लोग नहीं हुआ है। फिर 16 मतलब कि अनंत जो होता है उसको अपने हाथ में बांध करके और दूध, फूल, अक्षत इन सब से कथा सुनते हैं। और कथा सुनने के बाद में फिर ले जा करके इस मतलब कि दूध को और जो इसमें धागा रहता है उसको गिराना नहीं चाहिए, पैर तक डालना नहीं चाहिए और न तो पूरे कदार में फेंकना चाहिए। इससे बहुत पाप मिलता है। हाँ, परिवार के सुख समृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है और इस व्रत से हमारा और आपका नहीं पूरे संसार का कल्याण होगा, इसलिए इस व्रत की इतनी महत्वता है। विष्णु जी की पूजा करते हैं और ये माँ लक्ष्मी की पूजा है और ये सब पूजा मेरी माँ और मेरी सासू माँ करती थी, तो हम लोग भी अपना करना चालू कर दिए हैं। बच्चों के लिए, परिवार के लिए है। और अनंत को पूजा कर हम लोग पहनते हैं, फिर इसके बाद पानी नहीं पीते हैं। हाँ, बहुत पुरानी परंपरा है। यौम पैदाइश की खुशी में शहर भर में जुलूस निकला, रात भर जलसा हुआ। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में विद्युत झालर से आकर्षक सजावट की गई। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ईद मिलादुन्नबी पर्व पर रेवड़ी तालाब से काजी
गुलाम यासीन के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस मनाया, जिसके याद में ये जुलूस निकाला जाता है। जुलूस में सरकार की आमद, मरहबा सहित अली के उद्घोष के साथ लोग चल रहे थे, जिसमें सैकड़ों वाहनों पर धार्मिक झंडा लहराते हुए लोग आवाज बुलंद कर रहे थे। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क रहा। जगह जगह फोर्स की तैनाती के साथ बड़े अधिकारी स्वयं मौजूद थे, जो मोर्चा संभाल रखे थे। जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए बेनियाबाग पहुंचा, जहां सभा की गई। सभी धर्मों के लोगों ने उपस्थित होकर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की। ये बनारस में बरसाहा बरस से होता चला आ रहा है। रेवड़ी तालाब से उठकर बेनियाबाग के ये प्रसिद्ध मैदान में हर साल समापन होता है। और ये हिंदू मुस्लिम की गंगा जमनी जो तहजीब है वो यहाँ देखने में आती है। हमारे स्टेज पर ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, यादव भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं। जो हमारे आका सरकार का पैगाम है कि पूरी दुनिया में यकजहती भाईचारा दीजिए, इसी के लिए हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों को ये पैगाम पहुँचे। किसके याद में ये जुलूस निकलता है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज बर्थडे है। ये भारत में नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है। बस पैगाम ये है कि हमारे सरकार ने पैदा हुए, अरब में औरतों के साथ जुल्म होता था, भारत में औरतों के साथ जुल्म होता था, जिंदा लड़कियां जला दी जाती थी, बेवा को पति की चिता पर सती होना पड़ता था। ये सारी प्रथाओं के खिलाफ हमारे सरकार ने आवाज़ उठाई और आज दुनिया में ये बुराइयां मिट रही हैं। इसी क्रम में बारावफात के मौके पर हजारों की संख्या में लोग पैगंबर मोहम्मद का तसव्वुर कर रहे हैं। नई सड़क से लेकर बेनियाबाग, उदौलिया से सोनारपुरा, अर्दिली बाजार, पक्की बाजार, मकबूल आलम रोड, नदेसर, लल्लापुरा, हबीबपुरा में मुस्लिम धर्मगुरुओं और उनके अनुयायियों ने भव्य जुलूस निकाला। वहीं धर्मगुरुओं के साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। बेनियाबाग स्थित खुदाबख्त जायसी लंगवे हाफिज मस्जिद, बेनियाबाग, चौमुहानी, दालमंडी व फाटक शेख सलीम की दरगाह और पैगंबर इस्लाम की आमद पर मरकजी यौमुन नबी कमेटी का पारंपरिक जुलूस निकला। दरगाहों में जलसे भी हुए। मुस्लिम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस के मौके पर ही बारावफात मनाई जाती है। वहीं बताया जाता है कि इसी दिन पर उनका इंतकाल भी हुआ था। किस तरह का जुलूस है? क्या ये आमद मुस्तफ़ा हमारे सरकार दो आलम की पैदाइश मुबारक है और उनके आज के दिन नूर मुबारक पैदाइश मुबारक हुए थे। उन्हीं की शान में मेरे आका सरवर कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना मुनव्वरा के लिए जुलूस उठता है। आज एक बहुत ही बड़ा दुनिया के अंदर फर्श बरी से अरसे बरी तक खुशी का मुकाम रहता है। यहाँ से इंसान से लेकर फरिश्तों तक झूमते हैं। तमाम वली अल्लाह, तमाम साहबी रसूल झूमते हैं इश्क में। इनकी आशिकी में हर आदमी मस्त रहता है। कहाँ से उठता है? ये जुलूस हमारा रेवड़ी तालाब से उठते हुए, भेलूपुर होते हुए, विजयनगरम से होते हुए, रविंदपुरी हमारा होते हुए, शिवाला होते हुए, ऐसे खाकी शबाबा मदनपुरा होते हुए, उदौलिया चौक होते हुए, मैदागिन होते हुए बेनिया आता है। बेनिया से रूबरू अपने कदीमी रास्ते हुए होते हुए फिर दोबारा आ जाता है रेवड़ी का। बेनिया में समापन भी होता है। लोग लगभग कम से कम लाखों आदमी से कम नहीं, बहुत बड़ी तादाद में जुलूस है। कम से कम लाखों आदमी का जुलूस है और ये खुशी का पैगाम है, अमन व अमान का पैगाम है। इस तरीके से होता है और हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं प्यार से।
वहीं यौम पैदाइश की खुशी में बुधवार की रात मुस्लिम बहुल इलाकों में जश्न मना। देर रात तक सड़कों पर जुलूस निकाला गया। नई सड़क दालमंडी, लल्लापुरा, मदनपुरा सहित अन्य क्षेत्रों में सजावट की गई। नई सड़क लंगड़े हाफिज मस्जिद को आकर्षक विद्युत झालरों से सजाया गया। पूरा इलाका लाइट की जगमगाहट से जगमग रहा। जगह जगह लोगों ने नबी की शान में कलाम व नात पाक का नजराना पेश किया। इसी क्रम में यौम पैदाइश की खुशी में बेनियाबाग से मरकजी यौमन नबी कमेटी की ओर से शकील अहमद की अगुवाई में जुलूस निकला, जिसमें सभी आयु के लोगों ने टोपी धारण किए, हाथों में इस्लामिक झंडा लिए सरकार की आमद मरहबा के उद्घोष के साथ चल रहे थे। जुलूस देर रात तक विभिन्न सड़कों व गलियों से गुजरा, जो बेनियाबाग जाकर समाप्त हुआ, जहां तकरीर हुई। इसके बाद नाटिया मुकाबला हुआ, जिसमें बनारस सहित विभिन्न जगहों से आए लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हाजी शकील अहमद, बबलू हाजी, महमूद खान, मोहम्मद जुबैर, आशिफ, दिलशाद सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। नूरे खुदा जो आया के ईमान आ गया, नूरे खुदा जो आया के ईमान आ गया, खुद मुँह से बोलता हुआ कुरान आ गया। आज 11 रबी अव्वल को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद में बहुत बड़ा प्रोसेशन हर साल की तरह इस साल भी निकाला जा रहा है। ये खरगुल इस्लाम की डाइस से मरकज़ का जुलूस निकला है, जो इलाके के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मरकज़ के डाइस पर पहुँचेगा, जहाँ बनारस की 50 अंजुमनें आ चुकी हैं। इनका नातिया मुकाबला होगा। आज के इस प्रोग्राम में अजय राय जी, पूर्व विधायक जी मेहमान खुसूसी है, वो भी आ जाएंगे। बहुत सारे गेस्ट हैं। हम सब मिलकर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम बहुत ही यादगार मनाएंगे। जो अव्वल, दोयम, सोयम, चारुम, पंजुम, छम्बुम जो अंजुमन है वो तो होंगी। उसके अलावा शहर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम इस प्रोग्राम में सम्मानित करते हैं, वो भी आपके सामने आ जाएगा। निकलता है, क्या संदेश देते हैं इसके माध्यम से? बनारस गंगा जमुनी का, अमन का, चैन का शहर है। यहाँ सब मिलकर रहे। ये जश्न ईद मिलादुन्नबी का प्रोसेशन है। हमारी दिली ख्वाहिश है कि ये सब लोग मिलकर इस शहर को बहुत अमन, चैन, प्यार और मोहब्बत से रहें। किसके याद में ये कार्यक्रम करते हैं? ये याद तो ऐसी है जिसके लिए हम दीवाने बने बैठे हैं। हम सब लोग मिलकर इस प्रोग्राम को करते हैं, और इसको ये हम ही नहीं करते, ये पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश आका की याद को याद करता है। हम उनकी यौम विलादत को मनाते हैं। उसी सिलसिले का आज का प्रोग्राम है। बरनी उपकेंद्र पर विद्युत विभाग के कर्मियों के साथ अज्ञात हमलावरों ने मारपीट की। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन वाराणसी द्वारा बरनी उपकेंद्र पर कार्यरत संविदा कर्मचारी अशोक मौर्य और अन्य साथियों के साथ अज्ञात हमलावरों ने उपकेंद्र के बाहर घुसकर मारपीट किया और उपकेंद्र के अंदर तोड़फोड़ करते हुए विभागीय संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। संगठन की ओर से सैकड़ों कर्मचारी और साथी जनसा थाने पर पहुंचकर एफआईआर की मांग करने लगे। कुछ देर बाद हमलावरों के भी साथी थाने पर पहुंच गए। आरोप है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में हीला हवाली करने लगी, जिससे क्षुब्ध होकर संगठन पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। संगठन के पूर्वांचल महामंत्री वेद प्रकाश राय के नेतृत्व में संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय वाराणसी के कार्यालय पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराते हुए तत्काल दोषियों के विरुद्ध एफआईआर की मांग करने लगे, जिस पर अधिशासी अभियंता के निर्देश पर जनसा थाने पर जेई और एसडीओ पहुंच गए। जानकारी मिलने तक तहरीर दी जा चुकी थी। संगठन की ओर से वेद प्रकाश राय, संजय सिंह, संदीप कुमार, रंजीत पटेल आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। कल की ये घटना है, बरनी पावर हाउस पे कुछ अवांछनीय तत्व
रात्रि में 8 बजे करीब आकर के और हमारे संगठन के ही वहाँ पे संविदा कर्मचारी हैं अशोक मौर्य जी, उनके साथ मारपीट किए, अभद्र व्यवहार किए, वहाँ पे लॉकशीट फाड़ दिए और साथ ही साथ उपकेंद्र पे तोड़फोड़ का भी काम किया। उसमें बुरी तरीके से उनको जख्मी कर दिए। और कल से आज तक में ये व्यवस्था है हमारे विभाग की कि न अवर अभियंता न एसडीओ के द्वारा किसी प्रकार का कोई इसमें इनिशिएट करके आगे बढ़ करके एफआईआर की कोई कार्रवाई की गई। आज भी वो लड़का जो है दर दर भटक रहा है, अभी तक उसके खिलाफ कोई भी उसकी बात सुनी नहीं गई है थाने पे, जबकि थाने पे सैकड़ों विद्युत मजदूर संगठन और विद्युत संविदा मजदूर संगठन के कर्मचारी और पदाधिकारियों ने करीब 8 घंटे से घेराव किया, लेकिन पुलिस प्रशासन की इतनी नाकामी है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई इसमें शुरुआती नहीं किया है। इससे क्षुब्ध होकर के अधीक्षण अभियंता महोदय से बात करने के बाद हम लोग मुख्य अभियंता वाराणसी क्षेत्र से आकर के मिले। उनके द्वारा जब उनको सारी घटनाक्रम से अवगत कराया गया तो उनके द्वारा फिर अधिशासी अभियंता और बाकी लोगों को निर्देश दिया गया कि इसके खिलाफ तुरंत बात करके और एफआईआर की कार्रवाई की जाए। और इसमें सबसे बड़ा दुखद पहलू यह है कि एक 8 से 10 हज़ार पाने वाला संविदा कर्मचारी जो दिन भर काम करेगा कि वो आसपास के लोगों से अवांछनीय तत्वों से झगड़ा करता फिरेगा। इसलिए संगठन की ये बहुत ही साफ साफ स्पष्ट मांग है कि अगर उपकेंद्रों पर कोई भी पुलिसकर्मी या तो फिर कोई सुरक्षा की व्यवस्था जब तक नहीं कराया जाएगा तब तक अगर किसी प्रकार की भी दुर्घटना होती है तो किसी की कोई जिम्मेदारी वहां पे कार्यरत कर्मचारी की नहीं होगी, क्योंकि जब जेई जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, एसडीओ जिम्मेदार नहीं है, तो हमारा भी कर्मचारी उसके लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। वो मार खाने के लिए नहीं बैठा हुआ है। 10,000 पाने वाला आदमी, उसको आकर धमकी दिया जा रहा है, थाने पे धमकी दिया जा रहा है, उपकेंद्र पे धमकी जाकर के दे रहे हैं, आओगे तो फिर मारेंगे, खुलेआम थाने पे दिया जा रहा है। जो एसओ हैं उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया, वो चुपचाप उनके साथ मिली भगत कर लिए, जो अवांछनीय तत्व है, मनबड़ तत्व हैं, और उनके साथ मिली भगत करके वो पूरे के पूरे मामले की लीपापोती कर रहे हैं। घटना तो है, आए दिन घटना घट रही है। अभी बरनी है पावर हाउस पे जो यूडीडी सेकंड में आता है बरईपुर में, और कल 8-8:30 बजे के लगभग ये एसएसओ जो कि लाइन ब्रेक डाउन हो गया था और कर्मचारी गए थे पेट्रोलिंग करने के लिए, और यहाँ हुआ कि लाइट पेट्रोलिंग करते हुए ये नहीं, लाइट पूरी कंप्लीट नहीं पाई गई, तो हुआ कि जितने फीडर चालू है इसको चालू कर दिया जाए। बाकी का सब पेट्रोलिंग कर रहे थे, इसमें कुछ दबंग गांव के अगल बगल के कुछ दबंग आदमी आए, नशे में दारू पिए हुए थे, और ये सत्सों को बिना कहे सुने इनको मारना पीटना शुरू कर दिए। और कल 8 बजे की घटना है, 8:30 बजे की, 6 बजने वाला है, अभी 20 घंटा हो गया, अभी कुछ भी कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। जो कि हम लोग एक्सीएन साहब के यहाँ भी गए थे, चीफ साहब के यहाँ भी अभी हम लोग आए हैं, मगर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। ऊपर से जो दबंग मारे हुए हैं इनके गाँव के अधिकांश लोग थाने पर भी गए, थाने पे एसओ के सामने कह रहे हैं कि साले तुम लोग कहाँ जाओगे, ये ड्यूटी यहीं करोगे ना, तुमको रोज मारेंगे हम लोग। और ये आज पहली बार घटना नहीं, इसी पावर हाउस पे तीसरी घटना है, उन्हीं गांव के दबंग लोगों के द्वारा तीसरी घटना घटी है। आए दिन इसी तरह घटना घटेगा तो हम लोग संविदा कर्मचारी हैं, 8,000 10,000 पाने वाला। हम अधिकारी से बात हुई नहीं, हमारा अधीक्षण आपके मुख्य अभियंता से भी बात हुई है। सुबह में हम लोग गए थे बरईपुर डिवीजन में, एक्सीएन साहब से भी मेरी बात हुई है। बस आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। जो कि ऑन ड्यूटी संविदा कर्मी था, ये 8,000 पाने वाला आदमी, एक अवर अभियंता का कहना है कि तुम मार खाए हो, तुम जाके एफआईआर करो। भाई आपकी तो जिम्मेदारी है, पावर हाउस के सब स्टेशन के इंचार्ज आप हैं। अब मैं ऑन ड्यूटी कर रहा हूँ, इसके बाद 8,000 में मुकदमा लड़ूंगा कि रोज मार खाऊं कि परिवार का पेट पालन करूं। सारी समस्या यही है। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, अगर अवर अभियंता या एसडीओ द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो हम लोग कल से पूर्ण रूप से पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग कार्य बहिष्कार करके, हम लोग सब काम बंद करके हम लोग बैठेंगे। अवर अभियंता और एसडीओ साहब जा करके अपना फील्ड में राजस्व वसूली लाएंगे, लाइन मेंटेनेंस करेंगे, लाइन चालू कराएंगे।
प्रधान पर मनमानी का आरोप लगाते हुए सेवापुरी बडौरा गांव के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक अंतर्गत बडौरा गांव का मामला प्रकाश में आया है, जहां के लोगों ने ग्राम प्रधान सुचिता देवी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए संबंधित कई विभागों में लिखित शिकायत पत्र दिए जाने की बात कही है। बडौरा गांव के दर्जनों लोगों ने जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर प्रधान सुचिता देवी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ज्ञापन दिया। बताया कि ग्राम प्रधान ने अभी तक ग्राम सभा में आई हुई योजनाओं का लगभग करोड़ों रुपए गमन किया है, जिसकी लिखित शिकायत गांव के कई लोगों द्वारा संबंधित विभागों में की जा चुकी है, लेकिन विभागीय जांच में फर्जी लोगों को खड़ा कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानपति अशोक जायसवाल दबंग किस्म के आदमी हैं, जो इनके खिलाफ जाता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करते हैं और कहते हैं कि किसी के कहीं भी जाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। गांव के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान ने सन 2021 से लेकर 2023 तक मनरेगा, शौचालय, खड़ंजे का कार्य, नाली, हैंडपंप, गौशाला आदि जैसे कार्यों में भारी मनमानी की है। मामला है आपका? सर, हमारे ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी और वीडियो द्वारा जो है कि ग्राम सभा में जितने भी कार्य हैं सब फर्जी किए गए हैं। जिनको बकरी आवास या पशु सेट या प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए वो किसी को नहीं मिला है। सब प्रधान अपने फर्जी तरीके से दे के जो है कि बने हुए घर पे बकरी सेट लिखवा के पास करा के अपने फर्जी तरीके से दिए, और जिनका रीपोर्ट पहले से था उनको भी दे दिए कि ये रीपोर्ट हम कराएं। सब फर्जी तरीके से। सर, जो नरेगा में काम किए हैं हमारे ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं, जो है कि इनका अभी पैसा नहीं आया। जो हमारे ग्राम सभा में 53 से 54 लोग हैं, जो प्रधान अपने कार्यकाल में मनरेगा जॉब कार्ड बनवाए हैं, वो जो है कि प्रधान वो सबसे ज़्यादा काम किए हैं। उनका पैसा डेली पहुंच जाता है हर समय से। और हमारे यहाँ इनका जो है आवास बना हुआ है, अभी तक इनका मजदूरी तक नहीं आया। जो भी काम किए कोई किसी का आया नहीं, और इसका शिकायत हम लोग जो है कि हर जगह करे हैं, कोई जाँच कोई प्रक्रिया नहीं। जो भी जाँच जा रही है प्रधान द्वारा फर्जी जो है कि किसी दूसरी जगह किसी दूसरे स्थल पे उसको जांच दिखा के फर्जी लोगों को खड़ा करके जो है कि सही बता के जांच रिपोर्ट लगा दिया जा रहा है। जिसकी शिकायत है पोर्टल पे, और जो है कि मुख्यमंत्री साहब पोर्टल नंबर पे, जिलाधिकारी को जो है कि डीएम सर को, जो है कि वीडियो साहब, उप जिलाधिकारी सबको दिए हैं। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन सर बस जब आते हैं तब यही मिलता है, चलिए कार्रवाई होगी। सर आज 2 महीने के दिन बीत गया। अभी हम लोग जो है कि 30 से 40 एप्लीकेशन डाल चुके हैं, ब्लॉक से लेके जिलाधिकारी से लेके ऑनलाइन ऑफलाइन सब लेके जो है कि 40। अब यहाँ किसको एप्लीकेशन दिए? यहाँ सर हम दिए अभी आज दिए डीएम सर को और सीडीओ सर को दिए। तो डीएम सर को इससे पहले दिए थे? हाँ, इसके सर 4 ठो दिए। तो उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ? सर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। कल हमारे यहाँ आश्वासन मिला? आज भी यही आश्वासन मिला कि जो है कि डीपीआरओ को हम भेज दे रहे हैं रिपोर्ट, वो जाके जाँच करेंगे। सर जांच यही वाला जा रहे हैं जांच के लिए, तो फर्जी रिपोर्ट लगा देते। कोई जैसे हम एप्लीकेशन डाले हैं और जो है कि हम जो है कि जांच दिए हैं, तो हमें नहीं बुलाया जा रहा है। या हमारे ग्राम सभा के जो साइन किए हैं एप्लीकेशन, तो किसी को बुलाया नहीं जाए। फर्जी लोग अदर गांव से दूसरे को बुला के फर्जी तरह से जांच रिपोर्ट लगवा दें। कितने लोग प्रधान से प्रताड़ित हैं? सर हमारे ग्राम सभा में कम से कम 80% लोग हैं। अच्छा, 80% लोग प्रधान से जो है बहुत प्रताड़ित है। और गौशाला क्या मैटर है? गौशाला सर हमारे ग्राम सभा में गौशाला है, जिसको जो है कि लेके हम लोग 1-2 बार मीडिया में भी, चैनल पे भी आया है और पेपर में भी आउट हुआ है। वो जो है कि जांच प्रक्रिया के लिए अधिकारी आए, फर्जी रिपोर्ट लगा दिया कि जांच हुआ सही है। सर बाहर गौशाला के बाहर जो है कि मरे हुए पशुओं को फेंक दिया जा रहा है, न उसको जो है कि न उनको जो है कि ढका जा रहा है, न उनको सही देख रेख भी नहीं हो रहा है। जो हमारे ग्राम सभा में केयर टेकर लगे हुए हैं, उनको सरकार अलग से पेंशन तनख्वाह देती है ना, मगर हमारे यहाँ प्रधान उनको नरेगा में हाजिरी भर के देते हैं। प्रधान का 4 जगह मकान बनाया है, सब नरेगा के अंतर्गत लेबरों के द्वारा बनाया गया है, जो कि हमारे यहाँ सब साक्षात है हमारे पास सर, जो कि सब सबूत के साथ है। जिनका भी जॉब कार्ड है, इनसे अगर बुला के पूछा जाए कि आप किस जगह और कहाँ काम किए हैं, सर कोई नहीं बता सकता कौन कौन काम कहाँ किया है। जो 4 साल पहले जेसीबी से खना हुआ तालाब है सर, उसको जो है प्रधान द्वारा नरेगा में दिखाया गया है। और हमारे यहाँ ग्राम सभा में एक नाली बन रही थी, जो चौरा माता मंदिर से बंसर पासी के घर तक, वो सर जो है नाली सिविल लाइन, वो सब पहले पास हो गया, अभी तक बना नहीं है।
वो बनाया जा रहा था, हम लोग उसको विरोध के साथ इसको तो इतना नीचे आप डाल रहे हैं, उल्टा गांव में पानी आएगा। तो प्रधान द्वारा धमकी मिल रहा है कि जो है कि जो हमारा उखाड़ना उखाड़ लो, हमारा कुछ एक बार तुम लोग उखाड़ के दिखाओ। क्या प्रधान के कहीं किसी बड़े नेता या किसी से लिंक? हाँ सर, वो अपने आप को RSS का आदमी बताता है, हम बोलता है कि हम जो है कि बहुत बड़े नेता। क्या नाम है प्रधान का? ग्राम प्रधान का नाम है जो है सुचिता देवी, उनके पति का नाम है अशोक कुमार जायसवाल। अशोक कुमार जायसवाल। और सर हमारे जिस जगह हम कार्यस्थल पे कार्य करते हैं वहाँ भी हमारे ग्राम सभा के प्रधान और जो है कि सेक्रेटरी द्वारा जाके हमको धमकाया गया कि आप एप्लीकेशन वापस ले, नहीं हमारा पहुँच बहुत ऊपर तक है, तुम्हारा जो है कि पता नहीं चलेगा। हम सर रोड पे गाड़ी चलाते हैं, हमको धमकी दिया जाता है बराबर, जो है कि लोगों के द्वारा की जो है कि दारू पिला के धमकी दिलाया जाता है कि तुम इसको वापस लो, तुम प्रधान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, इसकी पहुँच ऊपर तक है, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा कहाँ थे कहाँ चले गए। बीएचयू कृषि फार्म में स्थापित कर्मनवीर बाबा की वार्षिक श्रृंगार की झांकी सजाई गई। भक्ति गीतों पर जमकर श्रद्धालु झूमे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित कृषि फार्म में स्थापित बाबा कर्मनवीर का वार्षिक श्रृंगार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रथम दिन अखंड संकीर्तन और दूसरे दिन प्रसाद वितरण तथा भक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्षद गुड्डू पटेल ने बताया कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। ये मंदिर बीएचयू स्थापना से पूर्व से भी है। यहाँ पर लगभग 25 गांव के लोग दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं। इन्हीं बाबा के नाम से हमारे क्षेत्र का नाम कर्मनवीर पड़ा। यहाँ पर आज संगीतमय कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय महिलाओं सहित अन्य गायकों ने भजनों से वातावरण को भक्तिमय कर दिया। यहाँ पर पहुंचने वाले भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। सभी ने हर हर महादेव कर्मनवीर बाबा की जयकारे के साथ दर्शन पूजन किया। के डी है, जिन्हीं के नाम पे कर्मनवीर बाबा डी बाबा हैं, जिनके नाम पे हमारा कर्मनवीर पूरा का नाम भी पड़ा हुआ है, जो सुसवाई वार्ड में पड़ता है। और बड़े ही जागता डी बाबा हैं और हर साल यहाँ अनंत चतुर्दशी के दिन इनका भव्य श्रृंगार होता है। और इस समय हमारे गोरख बाबा की देख रेख में यहाँ सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और देख ही रहे हैं कि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और कल शाम से ही अखंड रामायण का कार्यक्रम चल रहा था। और आप देख रहे हैं जो इतना विस्तृत रूप हुआ है मंदिर का, नया जो हनुमान जी का मंदिर का निर्माण, तो हमारे गोरख चाचा जी जो है यहाँ के मेन महंत है, उनके देख रेख में सारा कार्यक्रम चल रहा है। और डी की इतनी मान्यता कि लगभग 8-10 गाँव के लोग इससे जुड़े हुए और सारे लोग सिर करैया से लेते हुए काफी सुसवाई इधर आपके जो है लंका से लेते हुए 25 गांव के डी यहाँ पर सारे लोग पूजे जाते हैं और सारे लोग यहाँ आते हैं। और भव्य रूप से पहले के समय में यहाँ अनंत चतुर्दशी के दिन जो है भव्य रूप से दंगल का कार्यक्रम होता था, लेकिन अब दंगल ना होके ये जो पूजा पाठ का कार्यक्रम हर अनंत चतुर्दशी को धूमधाम से हम लोग इनका मनाते हैं। इनका वार्षिक श्रृंगार बाबा का करते हैं और बाबा से यही कामना करते हैं कि हमारे सारे भक्तगणों का, सारे क्षेत्र लोगों का सदैव अपनी जो है कि अपनी आशीर्वाद बनाए रखे और लोग आगे बढ़े, देश का और अपना नाम रोशन करे। जय बाबा कर्मनवीर। बाबा का श्रृंगार चलता है यहाँ पे और कितना क्या इतिहास है बाबा का? बाबा का इतिहास तो बहुत पुराना है। ये तो बीएचयू नहीं बना था, बीएचयू का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले से यहाँ हम लोगों का गांव था और ये डी बाबा थे। बाद में बीएचयू बन गया तो यहाँ के गांव लोगों को मालवीय जी ने जब बीएचयू बनाया तो लोगों को बाहर निकाल दिया, सारे लोग बाहर चले गए, बाउंड्री वालों के, लेकिन हमारे डी इसी जगह रह गए। आईएमए बंद कर सभी मेडिकल स्टाफ ने धरना दिया। ब्लड बैंक 2 घंटे बंद होने से ब्लड व प्लेटलेट्स के लिए लोग बेहद परेशान हुए। लोहराबीर स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बंद कर सभी मेडिकल स्टाफ ने काम ठप कर दिया। स्टाफ का आरोप है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के किसी नेता ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके चलते उन्होंने काम बंद करने का फैसला लिया और धरने पर बैठ गए। इस बात की सूचना पुलिस को हुई तो मौके पर चेतगंज थाने की फोर्स ने पहुंचकर स्टाफ को समझा बुझाकर धरना समाप्त कराया। करीब 2 घंटे बाद आईएमए का गेट खुला और ब्लड प्लेटलेट्स वितरण का काम शुरू हुआ। आईएमए ब्लड बैंक बंद किए जाने के चलते भारी भीड़ और अराजकता और आपातकाल की स्थिति बन गई थी। जहां किसी को मेडिकल इमरजेंसी थी तो कोई सुबह 4 घंटे से लाइन लगाकर प्लेटलेट्स के लिए खड़ा था। दूसरी ओर डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड और वायरल फीवर मरीजों के लिए उनके परिजन प्लेटलेट्स के लिए बड़ी संख्या में आईएमए के गेट के बाहर खड़े थे। न तो ब्लड मिल रहा था और न ही प्लेटलेट्स।
परिजनों ने कहा कि हमारे मरीज बेसुध हैं, उन्हें तत्काल प्लेटलेट्स चाहिए। ऐसे में कोई दिक्कत होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? आईएमए के स्टाफ ने लोहराबीर से गुदौलिया की ओर जाने वाले एक ओर की पूरी सड़क को ही जाम कर दिया था। वहीं मौके पर पहुंचे चेतगंज थाने के इंस्पेक्टर ने स्टाफ को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। तीमारदारों ने कहा कि सुबह से ही प्लेटलेट्स के लिए लाइन में लगे हैं। अंदर बोला जा रहा है कि ब्लड बैंक बंद हो गया। ऐसे में यदि मरीज के साथ कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आईएमए बिल्डिंग के पास खड़े हैं। हमको प्लेटलेट्स की बहुत आवश्यकता है। हमारा मरीज एकदम सीरियस कंडीशन में है और यहाँ पे आईएमए वाले और कुछ नेताओं की आपसी लड़ाई में मरीज परेशान हो रहे हैं। अगर मरीज को कोई समस्या आती है, कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम आईएमए वालों से जवाब चाहते हैं, वो कोई नहीं बता रहा है। हमको यहाँ खड़े हुए 3 घंटे से ज़्यादा हो गया है। पहलों को नीचे उतार दिया गया, ऊपर काम बंद कर दिए हैं। ऊपर से तब भी कोई काम नहीं हुआ, नीचे आ गए तो काम बंद किए हुए हैं। अभी कोई नहीं आया। मेरी माताजी सीरियस है सर, उनका प्लेटलेट्स 8000 आ गया है। काशी हॉस्पिटल में भर्ती है। सुबह 11 साढ़े 11 बजे से आके बैठे हैं सर एचडीपी लेने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं रही। बोले कि हम लोग काम नहीं करेंगे। वहाँ से बोला गया जाइए यहाँ मिलेगा, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग काम नहीं करेंगे, आज बंद है, आप लोग जाइए यहाँ से। सर मगर मरीज हमारे कुछ होता है तो बताइए कि जिम्मेदारी कौन लेगा? हम सुबह से रोक आ रहे हैं लेकिन सुनने करें थाने जाइए। सर हमारे मरीज को पेशेंट को कौन यहाँ से प्लेटलेट्स यहाँ से लेना है, हम थाने क्यों जाएं? मामला बता रहे हैं सर कि हमारा कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं से मुठभेड़ हुआ है, उनसे आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसका खमियाजा हम लोग को निकालना है। करें सरकार से कहना चाहते हैं सर कि जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं उसको ना बंद करें। इनके आपसी विवाद में पब्लिक का नुकसान ना हो, जान माल के नुकसान ना हो। हम यही चाहेंगे सर जल्दी से जल्दी ये लोग कार्य शुरू करें और सबको सुविधा दिया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुविधा साड़ी सेंटर में चोरी करने वाले एक अभियुक्त को सिगरा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना सिगरा पुलिस द्वारा सुविधा साड़ी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में विगत 20 जून की रात में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए वह समान शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के कुशल नेतृत्व में थाना सिगरा पुलिस द्वारा वांछित शातिर अभियुक्त अंकित को मंडवाडी रेलवे स्टेशन के सामने टैक्सी स्टैंड के पास से थाना भेलूपुर से गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि 21 जून को दिलीप कुमार शेवारा मनी द्वारा सूचित किया गया कि मेरी साड़ी की दुकान सुविधा साड़ी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि सिगरा स्टेडियम के सामने स्थित है, जहां 20 जून की रात करीब 3 बजे अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुकान के पीछे की दीवार को तोड़कर, लिफ्ट के गेट शीशे को तोड़कर, लिफ्ट तार के सहारे नीचे उतरा, दरवाजे का तार तोड़कर दुकान के भूतल में प्रवेश कर कैश काउंटर को तोड़कर लगभग 5 लाख रुपए कैश चोरी करने और चांदी का सिक्का, सोने की गिन्नी और करीबन 50,000 रुपए का सामान और शीशा म्यूजिक सिस्टम क्षतिग्रस्त किए जाने के संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग दर्ज कराया गया। अभियोग दर्ज होने के उपरांत थाना सिगरा पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर और दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तो फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने आसपास लोगों को फुटेज दिखाकर अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित किया। अभियुक्त घटना के उपरांत घर से फरार चल रहा था। वहीं गुरुवार को पुलिस को मंडवाडी के रेलवे स्टेशन के पास से अभियुक्त की गिरफ्तारी में सफलता मिली। किस तरह मुझे पहुंच गया? ये थाना सिगरा में इसी वर्ष 20 जून को सौदा साड़ी केंद्र पे एक घटना हुई थी जिसमें मुकदमा लिखा गया था 148/23। ये जो चोर है पेशेवर चोर है, इसका नाम अंकित उर्फ कोमल सोनकर है। ये कटेसर मुगल सराय का रहने वाला है। इसके परिवार में जो उसके पिताजी हैं वो कठेरा लगाते हैं थाना लंका में, और ये पेशेवर चोर है। 20 जून को तकरीबन 3 बजे सुबह मॉर्निंग में इसने पीछे से जो है शोरूम उसको तोड़ा है सिब्बल से दीवार को, और उसके बाद लिफ्ट को तोड़ते हुए ये तार से उतरा है बेसमेंट में, वहाँ इसने तोड़फोड़ करी है और वहाँ से नकदी जो है ये लेके फरार हो गया है। और
पुलिस के पास में सीसीटीवी फुटेज था वहाँ का, जिसमें साफ इसका चेहरा दिख रहा है और इसकी एक पहचान है, टैटू बना हुआ है इसके छाती पे। इतने टाइम से ये फ़रार था और अपने मामा के यहाँ जो मिर्ज़ापुर में बड़ी गांव में रहते हैं वहाँ छुपा हुआ था। कल ये फिर से इसी फिराक में था तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया था थाना क्षेत्र भेलूपुर में, और इनको पकड़ के और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट में भी ये चोरी कर चुका है, काफ़ी साथी है ये बता रहे हैं। इससे पहले इनके ऊपर 9 मुकदमे हैं कुल, और 2.5 साल ये पहले भी जेल में रह चुका है। थाना लंका में इन पे गैंगस्टर का मुकदमा भी लिखा गया था। और ये जब नकब्जा नहीं करता है तो अगर कपड़े का अगर शोरूम है तो अपने हिसाब से कपड़े देखता है, कदकाठी के हिसाब से, और अच्छे नए कपड़े पहनता है, और जो कपड़े इसके नहीं आते हैं उनको कपड़ों को फेंक देता है। सर कुछ बताया चोरी करने की वजह क्या है इसकी? ये शौकिया चोर है, इसको घर वाले रखते नहीं हैं, अपने खर्चे के लिए, नशे के लिए जो है चोरी करता है, और बरामदगी जो है 40,000 से ज़्यादा की इसमें बरामदगी हुई है। सर टैटू से पकड़ा गया है कपड़ों से? इसका चेहरा स्पष्ट फुटेज में भी दिख रहा था और टैटू भी जो है इसकी एक पहचान है। प्रणाम वंदे मातरम समिति ने शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में गीता मंदिर पर शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश यादव रहे व विशिष्ट अतिथि मनीष चौरसिया रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगत सिंह जी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित कर तिलक लगाकर नमन किया गया। सभा में वक्ताओं ने देश के प्रति उनके दिए गए योगदान को याद किया तथा उनके बताए गए मार्ग पर चलने के लिए देश के युवाओं से आह्वान किया तथा केंद्र और प्रदेश सरकार से लोहराबीर स्थित पार्क या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर तीनों बलिदानियों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धीरेन्द्र शर्मा, आलोक शर्मा, शोभनाथ मौर्य इत्यादि लोग शामिल रहे। आज हम सब ने गीता मंदिर गेट के पास सरदार भगत सिंह जी के 116वीं जयंती का यहाँ आयोजन किया, जिसमें माल्यार्पण, पुष्पांजलि करके उनको नमन किया है, वंदन किया है, क्योंकि ये ऐसे महापुरुष हमारे देश के लिए जिन्होंने, हम समझते हैं कि इतनी कम अवस्था में, जिस युवा अवस्था में लोग अपने कैरियर के लिए सोचते हैं, अपने उज्जवल भविष्य के लिए सोचते हैं, उस समय इन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश के स्वतंत्रता के महायज्ञ में दे करके हम सब भारतवासियों का जीवन कैसे अच्छा हो, इसके लिए इन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। तो ऐसे बलिदानियों के 116वीं जयंती के अवसर पर हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं तथा भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश से मांग करते हैं कि वाराणसी में किसी सार्वजनिक स्थल, आज़ाद पार्क, अन्य किसी स्थान पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की प्रतिमा स्थापित करके उनको हम सब नमन करने का अवसर, स्थान प्रदान करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन प्रतिमा को देख करके उनसे सीखे, प्रेरणा लें, आगे भारत का भविष्य उज्जवल बनाए उनके बताए पद चिन्हों पर चल करके। पीएचडी प्रवेश के लिए जारी नई नियमावली के विरोध में धरनारत बीएचयू के छात्रों ने कुलपति सहित परीक्षा नियंत्रक व उप परीक्षा नियंत्रक का पुतला दहन किया। पीएचडी प्रवेश के लिए जारी नई नियमावली के विरोध में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने के चौथे दिन आक्रोशित छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय के सामने बीएचयू कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर एनके मिश्र एवं उप परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राकेश रमन का पुतला दहन किया। छात्रों का आरोप है कि पीएचडी प्रवेश के लिए परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर एनके मिश्र ने कुलपति के संरक्षण में त्रुटिपूर्ण नियमावली बनाई है और छात्रों के बार बार ज्ञापन देने के बाद भी उसमें सुधार नहीं किया। साथ ही छात्रों के प्रदर्शन के बाद से ही कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस के सारे ऑफिसर फरार हैं, जिसके कारण परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर ताला लगा हुआ है, जिससे विश्वविद्यालय के आम छात्र छात्राओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धरने में शामिल छात्र विकास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएचडी प्रवेश के लिए जारी नई नियमावली पूर्णतः दोषपूर्ण है। हमने इसके विरोध में कई बार कंट्रोलर को ज्ञापन दिया एवं इसमें सुधार के लिए आग्रह किया, लेकिन प्रशासन के अहंकारी एवं अनसुने रवैये के खिलाफ अब हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वहीं बुधवार की सुबह धरने में शामिल एक छात्र की तबियत बिगड़ गई, जिसको वहीं धरना स्थल पर ही ड्रिप चढ़ाई गई। वहीं धरने में शामिल अभिषेक उपाध्याय ने कहा कि प्रशासन ने छात्रों के लिए तुगलकी फरमान जारी किया है, इसको वापस लेना होगा क्योंकि इस नियमावली से आम छात्रों को काफी नुकसान होगा। इस धरने में सौरभ राय, क्षितिज, सौरभ शुक्ला, पतंजलि पांडे, अभिषेक राय, विवेक,
राजकुमार आदि दर्जनों छात्र शामिल थे। छात्रों ने मांग नहीं माने जाने तक अपना अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। हम लोग आज विगत 4 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में हुई धांधली के खिलाफ आप सभी मीडिया बंधु भी जान रहे हैं, आप लोग तो बराबर न्यूज़ वगैरह हमको कवरेज दे रहे हैं। तो 4 दिन के बाद कल हम लोग जाकर रिएक्टर साहब को जो है ज्ञापन सौंपे कि सर ऐसा ऐसा मामला है। रिएक्टर साहब भी अचंभा हो गए देख के कि ये किसने बनाया है और ये कैसे हो गया। आज हम लोगों ने जो है कुलपति का, परीक्षा नियंता का और परीक्षा एग्जामिनेशन चेयरमैन का, कमेटी का जो चेयरमैन है उनका हम लोगों ने पुतलादहन किया। जब तक ये लोग हमारी मांग नहीं मांग लेते, ये तुगलकी फरमान वापस नहीं ले लेते तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसावादी तरीके से धरना देते रहेंगे। आप लोग इससे पहले भी पत्र दे चुके हैं, तो कितनी बार दिए, कितनी बार मुलाकात? हम लोग पत्र करीब 11 बार दे चुके और 9 बार मिल चुके। 10वीं बार हम लोग धरना के लिए मजबूर हुए। 10वीं बार भी धरना के लिए हम लोग मजबूर हुए तो परीक्षा नियंता साहब आए और 5 मिनट में मिल के चले गए। हमने कहा कि अगर आप बुलेटिन जारी किए हैं और आप कह रहे हैं अच्छा है तो तर्क दीजिए, उसको तथ्यपूर्ण हमको संतुष्ट तो करिए। लेकिन वो तर्क में विश्वास नहीं रखते, आते हैं भाग जाते हैं। कोई भी हम लोग के यहाँ अधिकारी नहीं आता है। हम लोग यहीं कार्यालय बैठे हैं। हमारे नाम पे ये लोग पूरा कंट्रोलर ऑफिस बंद किए पड़े हैं, जिसमें यूजी पीजी के बच्चों को भी तकलीफ हो रही है। इतनी धांधली पीजी के एडमिशन में हुई है भैया कि कितने कोर्स में यह हुआ है कि किसी पीजी के कोर्स में सेम कैटेगरी है, 120 नंबर वाले बच्चे का एडमिशन हो गया है तो 100 नंबर वाले का नहीं हुआ है। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि हम नीचे लोकतांत्रिक तरीके से धरना पे बैठे हैं, आप अन्य लोगों का काम करें, लेकिन हम लोग के कहना पे ढार के कि नहीं इन लोगों ने बंद कराया, जबकि हमने, आप देख लीजिए उधर जाकर उन्होंने अंदर से ताला मार के बैठा है। हमने सबको कहा कि आप अंदर जाने दीजिए, काउंटर खुलवा दीजिए, होने दीजिए, कुछ नहीं होने देते। नगर में बढ़ रहे डेंगू मलेरिया को लेकर अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। वहीं सीएमओ ने इन बीमारियों के बचाव के लिए सुझाव दिए। नगर में बढ़ते डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर जैसी गंभीर बीमारी सहित कई तरह की बीमारियों के बढ़ते हुए प्रकोप से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए सीएमओ डॉ. संदीप चौधरी भी गंभीर हैं। उन्होंने अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं पूर्ण करा दी है। उन्होंने बताया कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसके लक्षण को भी बताया और कैसे बचा जा सकता है इसके सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि घरों में गंदा पानी न जमने दें, कूलर व गड्ढों को सफाई करके रखें। कोई भी समस्या होने पर तत्काल चिकित्सकों से सलाह लें। शहर के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। कहीं भी कमी पाने पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक आजकल बीमारियाँ चल रही हैं, जो बीमारी वायरल फीवर से रिलेटेड है, आमतौर पे मौसम के परिवर्तन होने में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि जैसे ही बुखार हो तो कम से कम अपने शरीर में तरल पदार्थ की मात्राएं कम ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लें, जैसे कि आपके शरीर में पानी की कमी ना और पेशाब 5 गुना ज़्यादा हो। ये सोचने की बात है कि जब हम अपने शरीर में तरल पदार्थ की मात्रा बराबर रखते हैं, जैसे पानी है, नारियल पानी है, कॉफ़ी है, चाय है, सूप है, जूस है, जो भी लें बस इतना रखें कि आप इतने मात्रा में लें कि कम से कम 5 गुना आपके पेशाब हो, तो पहले दूसरे दिन में ही आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। और रही बात आगे, उसके लिए आप किसी प्रकार के चिंतित ना हो। आप अपने शरीर में ये चीज़ जब भी पूरा बराबर तरल पदार्थ रखेंगे तो आप आगे बीमार नहीं। आप जहाँ रह रहे हैं अपने आस पड़ोस में साफ़ सफाई, पानी के इकट्ठा, घर के अंदर कूलर है, फ्रिज है और पॉट है, अगल बगल के जो प्लॉट्स हैं वहाँ खोले पन्नी के और नारियल के टुकड़े, ये टीन टपककर यहाँ जाकर उसकी आप नियमता वहाँ से सफाई कराएं। पानी एकत्रित ना हो, जैसे मैं छोड़कर प्रजनन को आप जितना कम कर सकेंगे उतना ही बीमारी को आप मिलकर सहयोग करें। लक्षण क्या है सर? शरीर में आपको लालपन होगा, आपको आंखें और नाक से पानी आएगा, आपको पूरी बदन में दर्द होगा, बुखार होगा, थकान सी महसूस होगी, आपको कभी कुछ लोगों को उल्टी महसूस हो सकती है। लेकिन बचाव ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चों को खासतौर पर कोशिश करें कि कितना सतर्क है आपका? मेरा सभी अस्पताल आप पूर्णतः सभी प्रकार की दवाइयों से, जांचों से, और हमारे जिला अस्पताल सब 24 घंटे भी जांचें हो रही वहाँ पर भी, और रिपोर्ट आपको मोबाइल पे हम लोग लाइव मित्रा ऐप के माध्यम से दे रहे हैं। इसलिए रिपोर्ट के लिए भी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे यहाँ जांच कराएं। हमारे CSCs पे भी ये सुविधा उपलब्ध है सारी जांचों की, ग्रामीण शहरी, वहाँ पर भी आप जांच कराएं तो रिपोर्ट आपको मोबाइल पे मिल जाएगी। हर प्रकार की जांच हमारे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी उपलब्ध है, वहाँ पे दवाइयाँ भी उपलब्ध है, चिकित्सक भी उपलब्ध है। आप इनकी सेवा लें और भयभीत ना हो, कोशिश करें अपने इसको जितना ज़्यादा बचाव करें। अनंत चतुर्दशी व 12 वफात को लेकर पुलिस ने शहर भर में गश्त की।
अनंत चतुर्दशी व 12 वफात पर्व को लेकर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट रही। पुलिस बल ने शहर में गश्त किया। इस दौरान कमेटियों से बात की, उनसे परंपरागत तरीके से आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। किसी भी तरह की कोई नई परंपरा न शुरू करने का निर्देश दिया। अपर पुलिस आयुक्त एस चिन्नप्पा ने बताया कि अनंत चतुर्दशी व 12 वफात का त्योहार है। ऐसे में शहर में गश्त किया गया। जहां जहां शोभा यात्रा या जुलूस निकल रहे हैं, उनके आयोजकों से वार्ता की गई। सभी स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को ब्रीफिंग की गई है। लोगों से अनुरोध किया गया है कि परंपरागत तरीके से और आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं। अनंत चतुर्दशी एवं 12 वफात को दृष्टिगत रखते हुए पूरे क्षेत्र में पैदल गश्त करवाया गया है और जहाँ जहाँ शोभा यात्रा निकल रहे हैं, जहाँ जहाँ जुलूस निकल रहे हैं, उनके आयोजकों से वार्ता की गई है और सभी जगह समुचित पुलिस व्यवस्था किया गया है। दोनों त्योहारों को सकुशल संपन्न करने का पूरा इंतजाम किया गया है। सर, कुछ लोगों से देखो बात भी किया गया है? हाँ, सभी से बात किया गया है और सभी प्रकार का व्यवस्थाएं देख लिया गया है और सभी पुलिस जो कर्मचारी सभी अफसर हैं उनको ब्रीफिंग भी कर दिया गया है। सर, किस तरह का संदेश देंगे सर इस त्योहार को? सभी को अनुरोध किया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से परंपरागत रूप से जो हो रहा है उसी तरह का जो आचरण कर लें और भाईचारा के साथ मनाने का अनुरोध किया गया है। कृषक उत्पादक संगठन टिकरी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। कृषक उत्पादक संगठन टिकरी वाराणसी में एनसीडीसी द्वारा चलाई जा रही 3 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मुख्य पशुधन अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने अपने वक्तव्य में सभी युवा कृषकों को पशुधन के बारे में तथा उन्हें संबंधित योजना का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया एवं बीमार पशुओं के चिकित्सकीय सुविधा हेतु सभी को टोल फ्री नंबर दिया तथा आवारा पशुओं को उठाने के लिए और उठाकर गौशालाओं में छोड़ने के लिए मोबाइल वैन की व्यवस्था के विषय में जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के विषय में किसानों को जानकारी प्रदान की। इस दौरान सभी युवा कृषकों एवं एनसीडीसी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए सभी को पर्यावरण संरक्षण हेतु अनिल कुमार सिंह ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नागेंद्र निषाद, ब्रिजेश अस्थाना, संगीता, प्रियंका सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। मुख्यतः हम लोग सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए काम करते हैं, जैसे चीनी मिल, जो चीनी मिल है सहकारिता में, या डेयरी है, या जो सहकारी समितियां जिले में होती है जो खाद बीज का वितरण करती हैं। उसके अलावा भारत सरकार की विभिन्न जो योजनाएं चल रही है उसके अंतर्गत सहकारी क्षेत्र के लिए हम लोग नोडल एजेंसी भी हैं। जैसे आज हम लोग यहाँ जो प्रोग्राम करा रहे हैं PMFY अंतर्गत, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत ये कार्यक्रम है। मोस्टली जो हमारे मछुआ पालक किसान है, मछली पालन में जो लगे हुए किसान हैं, उनको कंप्यूटर से हम लिटरेट करना चाह रहे हैं। कैसे कंप्यूटर चलाएं ताकि अपने डेटा को प्रिजर्व कर सके, सही से उसका रख रखाव कर सके और क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, उसको अपने लेजर के टाइप पे, एक्सेल में या कंप्यूटर सिस्टम पे उसको मेंटेन कर सके, ताकि उनको आसानी से अपने पूर्व वर्षों का क्या उनका सेल हुआ, अभी क्या सेल हुआ, उससे संबंधित उनको जानकारी मिल सके। और जैसा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत की जा रही है, तो इसके अंतर्गत किसानों के लिए जो मछली पालन से जुड़े हुए किसान हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कहने का अर्थ है कि किसी प्रकार का कार्य अगर किसान करना चाहता है, अगर वो तालाब बनाना चाहता है या आइस प्लांट लगाना चाहता है या रिफर वैन लेना चाहता है, इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ सारी कवर है इस योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसानों को 40 से 60% तक का अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आज के समय में मछली पालक किसानों के लिए अब तक की सबसे अच्छी योजनाओं में से एक योजना है और किसी प्रकार का वो कार्य कर सकते हैं। छोटा तालाब से लेकर बड़ा तालाब बना सकते हैं, आइस प्लांट लगा सकते हैं, मछली का जो खाने का चारा है उसके लिए भी अपना प्लांट लगा सकते हैं। तो बृहद रूप से सभी प्रकार की समावेशी जो कार्य करना चाहते हैं मछली पालक किसान इस योजना के अंतर्गत कर सकते हैं। और हम लोग इसमें जो PMFY योजना है उसके अंतर्गत NCDC जो सहकारिता मंत्रालय की संस्था है, हम लोग ट्रेनिंग का भी कार्य करते हैं, प्लस जो सहकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई समितियां हैं उनको ऋण की सुविधा और अनुदान की सुविधा जो योजना के अंतर्गत नीति है उनको उपलब्ध कराते हैं। प्रशिक्षण का आज कौन सा दिन था? ये जो हमारा प्रशिक्षण था 3 दिवसीय था और आज ये प्रशिक्षण का अंतिम दिन है। और आज के दिन मोस्टली जो हम लोग हैं, जो हमारे 30 किसान जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, उनको हम लोग कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करवा रहे हैं।
कैसे कंप्यूटर चलाते हैं, कैसे उसका रख रखाव करते हैं, उससे संबंध में कार्यक्रम है। और इसके अलावा हम लोग योजनाओं के बारे में भी, जो हमारी स्कीम है NCDC की या भारत सरकार की अन्य जो योजनाएं हैं जो कृषि से जुड़ी है, उसके बारे में भी आज हम लोगों ने उनको बृहद रूप से जो भी गतिविधियाँ हैं जिसके अंतर्गत तो अनुदान की सुविधा ले सकते हैं, या NCDC से कैसे जुड़ सकते हैं, FPO बना के, FFPO बना के, या हमारी जो संस्था है जहाँ पे आज एक कार्यक्रम चल रहा है औद्यानिक विपणन सहायक सहकारी समिति, इनके माध्यम से भी जुड़कर हमारी जो योजनाएं चल रही है उनका फ़ायदा ले सकते हैं। और जो हमारी ये जो संस्था है जहाँ पे आज कार्यक्रम हो रहा है, इंजीनियर अमित कुमार सिंह जी के द्वारा संचालित है और बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। अब तक NCDC से उन्होंने 50 लाख तक का ऋण और अनुदान की सुविधा लिया है और मोर देन 700 किसान आज इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है जो मशरूम से संबंधित कार्य कर रही है, या और जो पशुधन से संबंधित वो लोग सभी कार्य कर रही है। तो उनको भी हम लोग जो योजना में लोग आज जुड़े हैं उनको हम लोग मोटिवेट किया है कि भाई आप इनके साथ भी जुड़ के योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग कार्य केवल सहकारी समितियों के लिए करते हैं। तो नई समिति बनाने में समय लग सकता है, लेकिन चूँकि जो हमारी संस्था है जहाँ पे आज ये कार्यक्रम हो रहा है औद्यानिक विपणन सहकारी समिति टिकरी, देश की प्रथम सहकारी क्षेत्र की कोऑपरेटिव की रजिस्टर्ड पंजीकृत संस्था है और आज के टाइम में इनका टर्नओवर भी काफ़ी अच्छा है, 1.5 करोड़ से ऊपर है। तो इसलिए हमने किसानों को मोटिवेट किया है कि भाई इनके साथ जुड़िए और अपना जो भी रिक्वायरमेंट है आप समिति को बता सकते हैं और हमसे उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमसे जुड़कर जो भी ऋण है या। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। IMA बंद कर सभी मेडिकल स्टाफ ने दिया धरना। ब्लड बैंक 2 घंटे बंद होने से ब्लड व प्लेटलेट्स के लिए लोग हुए परेशान। सुविधा साड़ी सेंटर में चोरी करने वाले एक अभियुक्त को सिगरा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। PhD प्रवेश के लिए जारी नई नियमावली के विरोध में धरनारत BHU के छात्रों ने कुलपति सहित परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक का फूका पुतला। और प्रणाम वंदे मातरम समिति ने शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती पर किया नमन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।